कि उत्तराधिकारी राज्य में बंगाल और अवध, पिछले में हमने विदेशियों के आगमन तक और एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप उत्तराधिकारी राज्य में बंगाल और अवध है। तो हम सबसे पहले चलते हैं बंगाल पे कि मुगल पतन के बाद बंगाल कैसे एक उत्तराधिकारी राज्य बना और जल्द ही कैसे ही वह अपने अस्तित्व को प्राप्त किया। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बंगाल में आते हैं। बंगाल की स्वायत्तता की शुरुआत मैं आपको बता दूं, बंगाल के स्वायत्तता की शुरुआत 1717 से 1719 में 1717 में 1717 से 1719 में मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में, किसके भैया? मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल के स्वायत्तता की शुरुआत होती है, क्योंकि मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को सभी पक्षों, चाहे आर्थिक हो, राजनैतिक हो या फिर दरबार में एकता स्थापित करने के लिए, चाहे कट्टरता हो चाहे जगत सेठ हो, सबको इस कदर बना लिया था कि वह बहुत जल्द ही बंगाल के स्वायत्तता या बंगाल को चरमोकस पे पहुंचा दिया। और इन्होंने बंगाल की जो पहली राजधानी थी ढाका, उससे बंगाल की राजधानी परिवर्तित करते हुए मुर्शिदाबाद लिया है। मुर्शिदाबाद लेकर आए। ढाका से कहां लेकर आए? मुर्शिदाबाद। बंगाल के महत्ता में और महत्ता वृद्धि और तब हुई जब मुर्शीद कुली खान ने 1719 में किसको? उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया, यानी अब जो भारत का मैप में आप सभी लोग को पता है कि ये क्या है? यही बंगाल है, यानी आज का बांग्लादेश भी उसी में शामिल था, यानी यह बंगाल था। लेकिन 1719 में अब बंगाल को बढ़ाते हुए कहां तक ला दिया गया? उड़ीसा। यानी अब बंगाल को कह सकते हो कि अब बंगाल यह हो गया। ठीक, उड़ीसा प्लस बंगाल अब यह हो गया। लेकिन बंगाल के महत्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठा तब, लेकिन बंगाल के महत्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठा तब बढ़ी सुजाऊ। कौन भैया? सुजाऊद्दीन 1733 में उड़ीसा के बाद बिहार, इसको बिहार को, यानी यह कह सकते हो लगभग यूपी के पूर्वांचल तक क्षेत्र को किसमें मिला लिया? बंगाल में। यानी अब बंगाल यह न रह के अब बंगाल क्या हो गया? यह ध्यान दीजिए, अब बंगाल यह न होकर बंगाल अब क्या हो गया? बंगाल हो गया। अब यह बंगाल हो गया, यानी बंगाल इतना विस्तृत क्षेत्र बन गया। फिर भी बंगाल में प्रशासनिक या हर पक्ष में सहूलियत चल रहा था। लेकिन जब सरफराज खान को 1740 में, कब? 1740 में गिरिया के युद्ध में, किसने? गिरिया के युद्ध में
अलीवर्दी खान ने परास्त किया और यहीं से बंगाल के प्रशासनिक दीवार में वर्चस्व की टकराहट हो गई और अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हटाकर खुद को एक निरंकुश शासक घोषित कर लिया और कहा जाता है कि बंगाल की जो वास्तविक स्वायत्तता की शुरुआत होती है, बंगाल स्वायत्तता की जो शुरुआत होती है वह अलीवर्दी खान से ही होती है, क्योंकि अलीवर्दी खान मुगलों के नजर में बहुत की थी और यह मराठाओं से भी सफल नेतृत्व करता है और यह अंग्रेजों के कुटिलता से काफी वाकिफ था अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान इसीलिए अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते कहा। लेकिन आपको बता दूं, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का सबसे युवा नवाब शुजाउद्दौला, कह सकते हो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है, जिसे साठ काट में हम सिराज कहेंगे। अलीवर्दी खान के बाद जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है, वह युवा होता है और वह आते ही अपने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करने लगा और अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने लगा। युवा है, जाहिर सी बात है, कुछ हलफ तो होगा ही। तो ये आते ही अपने प्रशासनिक में फेरबदल करने लगा, जिससे उस दरबार के कुछ कुलीन वर्ग, उस दरबार के जो इसका मंत्रिमंडल था, सिराज का जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल के कुछ लोग जो है क्या हो गए, सिराज से असंतुष्ट हो गए। किससे असंतुष्ट हो गए? सिराज से असंतुष्ट हो गए। सकते हो, सिराज एक युवा था और अपने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुछ लोग जो कुलीन लोग हैं वह सिराज से असंतुष्ट हो गए और यहाँ पे असंतुष्ट का एक गुट बन गया दरबार के अंदर ही, जिसमें सिराज का सेनापति मीर जाफर, उनकी मौसी घसीटी बेगम या जगत सेठ या कुछ और कुलीन वर्ग थे। यह सिराजुद्दौला से लोग असंतुष्ट थे। इसी दरमियान हमने आपको पीछे विदेशी आगमन में बताया था, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कब कहलाता है? जब फर्रुखसियर बाबू ने, जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर जी थे, उन्होंने ही 1717 में कहा जाता है उनको बिच्छी ने डंक मार लिया था और एक अंग्रेज ने उनको ऐसा दबा दिया जिससे वह सही हो गए और उसी से खुश होकर लोग कहते हैं कि वह बंगाल में अंग्रेजों को व्यापारिक क्या करते हैं, 1717 में व्यापारिक रियायत प्रदान कर देते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि महाराष्ट्र में उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों को भी मान लिया गया। बात समझ आ रहा है ना? अब बताइए, हमने क्या बताया, 1717 में बंगाल के स्वायत्तता की शुरुआत होती है और इसी समय अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का रियायत मिल जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला के समय ही अंग्रेजों ने कलकत्ता का या कलकत्ते की किलेबंदी करना या कलकत्ते की किलाबंदी कर रहे थे। लेकिन सिराज एक युवा है और सिराज ने जब अंग्रेजों को मना किया कि कलकत्ते की किलाबंदी क्यों कर रहे हो, किसके कहने पर कर रहे हो, या आप मुझसे पूछा, आप अभी का अभी यह किलाबंदी बंद कर दो। लेकिन अंग्रेजों ने सिराज के बातों को टालते हुए कलकत्ते का किलाबंदी करते रहे। तब सिराज ने अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण बोल दिया
और अंग्रेजों के ऊपर जब आक्रमण बोल दिया तो अंग्रेजों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, अंग्रेजों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि अंग्रेज अपने किलाबंदी से करते हुए जहां कर रहे थे किलाबंदी रोककर बंगाल से भागने के लिए मजबूर हो गए थे। कहां से? बंगाल से भागते थे। और जब भाग के आए यहीं पे एक फुल्टा द्वीप है, फुल्टा द्वीप है, इसी फुल्टा द्वीप में टिक गए थे। और मैं आपको बता दूं मित्र, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलूंगा, जो मैं पिछली क्लास में आपको बताया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, सेकेंड कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 में। 1749 में, जिसे कहते हो आम्बेर का युद्ध, आम्बेर का युद्ध। इसी में एक व्यक्ति का नाम उभर के आता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव होता है। और इसी समय बताया था, इसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांस के साथ अंग्रेजों का युद्ध चल रहा है, इसी में उन्होंने, कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने आम सिपाही से अपनी चतुराई दिखाते हुए यहीं पे, कहां पे? यहां पे अर्काट का किला था, यहीं पे। कौन सा किला था? अर्काट के किले का घेराबंदी किया था, किले का बंदी किया था अपने बड़े चतुराई से। लेकिन अब यही यह आम सिपाही से देखो इसका कितना तगड़ा पोषण होता है, क्योंकि जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को यहां से बंगाल से किलाबंदी से रोकते हुए या फिर इन पर आक्रमण करके यहां से इनको भगाता है, तो इनकी स्थिति इतनी दयनीय होती है कि फुल्टा द्वीप में आके टिक जाते हैं। और बाद में मैसेज आता है, कहां से? बंगाल से मैसेज आता है मद्रास। मद्रास पता चलता है इंग्लिश मशीनरी को कि वहां का जो नवाब है हमारे लोगों को बंगाल से निकाल दिया है। कहां से निकाल दिया है? बंगाल से भगा दिया है। आपको बता दूं मित्र, जब बंगाल से पता चलता है यहां पे भगा दिया है, तो यहां से रॉबर्ट क्लाइव एक छोटी सी टुकड़ी, अंग्रेजों की एक छोटी टुकड़ी लेकर कहां पहुंच जाता है? कलकत्ता। कलकत्ता पहुंचता है। और पहुंचने के बाद जानते हो, जब इस किले को सिराजुद्दौला ने, सिराज जब जीत लेता है तो इस किले का नाम क्या रखता है? अली नगर। अली नगर इस किले का नाम रखता है। लेकिन यह किला किसके हाथों में सौंप दिया? एक माणिक चंद्र नामक व्यक्ति था। माणिक चंद्र नामक व्यक्ति था, उसी को सौंप देता है। लेकिन क्लाइव बड़ा कूटनीतिज्ञ और बड़े ही किस्म का गवर्नर था वह। और जाते ही बंगाल में पहले कूटनीति का शिकार इन्हीं को किया, जिससे किले को अपने पास रख लिया। और किले को अपने पास रखा, जिससे सिराज को पता चला कि अंग्रेजों की बहुत बड़ी टुकड़ी आई है जो पूरे सज्जो सामान के साथ है। और किसी किले को विवश होकर सिराज ने इस अली नगर की जो किला था फरवरी में, कब भैया? फरवरी में, फरवरी 1757 में इस किले का क्या कर देता है? संधि। इस किले का संधि कर देता है। इस किले की जब संधि, तो रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि कहीं ना कहीं इस युवा नवाब से, कहीं ना कहीं दरबार के कोई ना कोई ऐसा पहलू होगा जो इससे असंतुष्ट होगा। जब रॉबर्ट क्लाइव दरबार की ओर बढ़ता है या देखता है, तो उसको एक सिराजुद्दौला, खास कह सकते हो सिराज से, दरबार के लगभग काफी लोग उससे असंतुष्ट दिखते हैं। और उन सभी को अपने कूटनीति चाल का, कहते हो ना, अंग्रेजों का विशेष नारा ही था, फूट डालो राज करो की नीति। और उसी नीति के तहत उन सभी असंतुष्ट व्यक्तियों को आपस में मिला लिया और सबको नवाब बनने का लालच पहुंचा दिया। अब सब लोग नवाब बनने के लालच में पहुंच गए और कहते हैं कि यह मौका देख रहा था
कि कब, अब तो बस उसे मौका की जरूरत था कि अब कब हम बंगाल पर आक्रमण करेंगे। और मैं आपको बता दूं 1757 में 23 जून के आधी रात 1757 कह सकते हो, मौका जब उसको मिला रॉबर्ट क्लाइव को, तो 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध में सिराज को परास्त करता है। आपको पता है प्लासी का युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर एक विश्वासघाती या षड्यंत्रकारी या बंद कमरे में तय किया गया रणनीति के तहत यह युद्ध था। इसीलिए कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर एक षड्यंत्रकारी युद्ध था। आपको बता दूं प्लासी के युद्ध में अगर सिराज के तरफ से कोई महानता से लड़ा तो वह मोहनलाल व मीर मदानी थे, जिन्होंने नवाब की तरफ से बहुत ही वीरता पूर्वक लड़ाई की। आपको बता दूं इस प्लासी विजय के बाद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब भी उसका रूपांतरण आपको बता दूं व्यापारिक से किसमें होता है, राजनैतिक में। लेकिन आपको यह भी बात बता दूं इस प्लासी के विजय ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से रूपांतरण किसमें होता है, राजनीति में। लेकिन एक बात ये भी जान लेना कि अभी भी इस प्लासी विजय अंग्रेजों ने बंगाल को प्रत्यक्ष अपने हाथों में नहीं लेते हैं। अब बंगाल में अंग्रेज क्या करने लगे, कठपुतली नवाब बनाने लगे। और आपको बता दूं कठपुतली नवाब बनाने लगे। इसमें एक विशेष बात और है जो खासकर यूपीएससी पूछ सकती है, पूछती है। इसमें एक व्यक्ति का नाम रहता है हालवेल। क्या नाम है, हालवेल नामक अधिकारी की भी चर्चा है, जिनका मानना था, जिन्होंने काल कोठरी या ब्लैक होल की चर्चा किया है। उसका मानना था कि कलकत्ते के आक्रमण के दौरान सिराज हमारे कुछ लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से कुछ ही लोग जीवित थे, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और इतिहासकार इसकी चर्चा नहीं किया है। आपको बता दूं प्लासी विजय के बाद मीर जाफर करने के उद्देश्य अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या बनाया, बंगाल का नवाब बनाया। और मीर जाफर बंगाल का नवाब बनते ही अंग्रेजों को 24 परगना दे देता है। आपको पता है यह नॉर्थ बंगाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है, जो आज लगभग ज्यादा से ज्यादा भाग बांग्लादेश में है, ठीक, जो 24 परगना अंग्रेजों को दे देता है। लेकिन अंग्रेज जितना मीर जाफर से उम्मीद किए थे उतना यह कर नहीं पाया, और अंग्रेज जल्द ही किसी ना किसी बहाने इसको हटाना चाहते हैं। और 1759 में डचों को अंग्रेजों ने परास्त किया था, पीछे पढ़ाया पिछली क्लास में, मैं बता दूं। और इसी डचों के संबंध में अंग्रेजों ने कहा कि मीर जाफर का संबंध डचों से है, जो बंगाल वासियों को लेकर सही नहीं है। और इसी का आरोप लगाते हुए मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया। और उस समय का तत्कालीन गवर्नर बेनीटार्ट इसे क्रांति की संज्ञा देता है। किसकी संज्ञा देता है, क्रांति की। यानी वह कह दिया बिना लाठी टूटे ही सांप मर गया। कहने का मतलब है बिना किसी विरोध के ही बंगाल में हम क्या कर दिए, बंगाल के प्रशासन का हेर फेर कर दिए, यानी बंगाल के नवाब को हम हटा दिए। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि वास्तविकता बंगाल अब हमारे मुट्ठी में है। और आपको बता दूं इसके बाद इसी मीर जाफर का दामाद मीर कासिम रहता है। और 1760 में बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, मीर कासिम को। जबकि आपको बता दूं मीर कासिम इस समय उड़ीसा का एक फौजदार रहता है। उड़ीसा का एक जगह है जिसका नाम पुरुलिया है,
पुरुलिया, ठीक, उस जगह का नाम था पुरुलिया। वहीं का फौजदार रहता है और मीर कासिम को प्रशासनिक ज्ञान बहुत ज्यादा था और मीर कासिम बहुत जल्द ही अंग्रेजों के कुटिलता को पहचान गया और मीर कासिम ने देखा कि प्रशासनिक मामले जितने भी हैं वो नवाब के पास दिए हैं और रेवेन्यू मामला जितने भी हैं अंग्रेज अपने पास रखे हैं, यानी बंगाल का इतना तगड़ा दोहन कर रहे हैं। और इसीलिए मीर कासिम ने भी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। क्यों लाया? क्योंकि वह अंग्रेजों के अंडर में था और यह नहीं चाहता था कि वहां पे अगर कोई चीज करे तो अंग्रेजों के पकड़ में आ जाए। इसीलिए वो अपनी राजधानी परिवर्तन करता है मुंगेर और मुंगेर जाते ही कुछ प्रशासनिक सत्यागार का निर्माण करता है। और अंग्रेजों ने एक चीज और बता दूं, अंग्रेजों ने बंगाल में जो व्यापारी रियायत लगाया था या बंगाल में जो व्यापार कर रहा था उस पर इस तरह टैक्स लगाया था कि जो विदेशी बंगाल में व्यापार कर रहे हैं उन्हें कर मुक्त किया था, लेकिन जो भारतीय ही भारत के बंगाल में बिजनेस कर रहा था उन पे कर थोपा था। और यह बात मीर कासिम को सही नहीं लगा। इसीलिए जो अंग्रेजों के लिए दस्तक, उसके लिए एक लाइसेंस मिलता था अंग्रेजों को, दस्तक नामक पत्र, जो उस दस्तक नामक पत्र लिया था, हमने बताया कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच का जो दरार पैदा थी वो दस्तक नामक पत्र को लेकर। दस्तक नामक एक व्यापार प्रपत्र था जिसको लेकर लोग व्यापार करते थे और यह दस्तक पत्र अंग्रेजों या अंग्रेजों से रिलेटेड जो व्यापार करता था उनको मिला था और जिससे बंगाल के इकोनॉमिक्स का क्षति हो रहा था। और इसीलिए मीर कासिम ने दस्तक नामक पत्र को ही हटा दिया और अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच दस्तक नामक पत्र को लेकर ही मनमुटाव हुआ। और आपको बता दूं का मनमुटाव हुआ और 1764 में जब बंगाल का गवर्नर था, बक्सर का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मीर कासिम का साथ अवध का नवाब सुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था। और आपको बता दूं यह वास्तविक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने भारत के 3 महत्वपूर्ण शक्तियों को परास्त किया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और इस प्लासी के निर्णय की पुष्टि, और कह सकते हो कि प्लासी युद्ध के निर्णय की पुष्टि बक्सर का युद्ध ने कर दिया। आपको बता दूं इसी बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को, आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव 1760 में अपने स्वदेश लौट चुका था और लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है 3 बड़ी बड़ी शक्तियों को जब अंग्रेजों ने परास्त कर देता है तो यह कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव बेहतरीन कूटनीतिज्ञ नहीं होगा। और जानते हो कि उस समय जो हारता था उसे अपने क्षेत्र का संधि करना होता था और इसीलिए 1765 का इलाहाबाद, 1765 का इलाहाबाद की संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को पुनः भारत वापस बुलाया गया। और रॉबर्ट क्लाइव पूछता है कि इलाहाबाद के संधि में कितने व्यक्तित्व शामिल थे या कौन कौन शामिल था। देखो इलाहाबाद के संधि में 3 व्यक्तित्व शामिल थे। पहला रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा अवध का नवाब सुजाउद्दौला, तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और 1765 में इलाहाबाद की संधि में आता है कि 1765 के बाद से ही बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। और आपको बता दूं जिसमें इलाहाबाद संधि में ही बंगाल में अंग्रेजों का दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है, किंतु निजामत यानी प्रशासनिक मामले जो प्रशासन के नवाब के पास ही रहा जाता है। इसी तरह 1765 से 1772 तक बंगाल में दैव शासन जारी रहा और बंगाल में भारी लूट की गई। ठीक,
यह है बंगाल के उत्तराधिकारियों का या बंगाल का। अब दूसरे हम उत्तराधिकारी राज्य पर चलेंगे। अब दूसरा उत्तराधिकारी राज्य जो है हमारा अवध है। क्या है? अवध। अवध। अब हम अवध की बात करते हैं। अब हम आपको बता दूं, अवध, आप पता है कि अवध की स्वायत्तता 1722 में, हमने कहा दूसरा उत्तराधिकारी राज्य अवध है, ठीक। हमने बताया अवध के स्वायत्तता की शुरुआत 1722 में। कब? 1722 में। सआदत खान, ब्रैकेट्स में लिख सकते हो, बूरहन उन्मूल। कौन? बूरहन उन्मूल के द्वारा अवध के स्वायत्तता की शुरुआत होती है। और आपको बता दूं, यह सआदत खान ही था जो नादिर शाह को वचन देता है कि अरे भाई, अरे मित्र, अरे भाईजान, हमारे देश में आओ, हमारा देश इतना संपन्न देश है कि आओ, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम ले जाते परेशान हो गए, या फिर तुम्हारे कई पीढ़ी से बैठ के खा सकती है। और यही सोच नादिर शाह के मन में बैठा था कि भारत क्या इतना संपन्न देश है। और इसी प्लानिंग के साथ नादिर शाह ने 1739 में, कब? नादिर शाह ने 1739 में, कब भैया? 1739 में करनाल के युद्ध में। किसके युद्ध में? करनाल के युद्ध में उत्तर भारत के शक्तियों को परास्त किया। और परास्त करने के बाद दिल्ली में कत्लेआम, लूट मचाई। और दिल्ली में शाहजहां के तख्ते ताऊस से जुड़ा कोहिनूर हीरा भारत से ले जाने वाला पहला व्यक्ति भी यही था। और आपको यह मैं बता दूं, इसके बाद तो सआदत खान नादिर शाह को अत्याधिक धन देने का वचन दिया था और वह धन देने में असमर्थ रहा। और इसीलिए सआदत खान ने अपने फ्रस्ट्रेशन में आकर, कह सकते हो दबाव में आकर, वह खुद आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद अवध जो नवाब बनता है वह सफदरगंज। सफदरगंज खाली नवाब ही नहीं, बल्कि अपने योग्यता से पूरे हिंदुस्तान का नवाबे वजीर कहलाता है। और इसने मराठाओं से भी समझौता किया कि वे मराठा अगर सम्राट की रक्षा करेंगे तो हम मराठाओं के चौथ में भी वृद्धि करेंगे। आपको बता दूं, सफदरगंज के बाद जो बैठता है गद्दी पर, वो आता है आसफुत्तौला। आपको बता दूं, आसफुत्तौला के समय अवध जो है, मैंने क्या बोला? आसफुत्तौला के समय अवध जो है हिंदुस्तान की सांस्कृतिक, क्या बताया? आसफुत्तौला के समय अवध हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी बनने लगी। और उसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करता है। लेकिन आपको बता दूं, वाजिद अली शाह, कौन? वाजिद अली शाह, जो संगीत और नृत्य में कथक डांस, जब आप इंसिडेंट पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कथक क्या है, ठीक। कथक डांस में वो, और इन्हीं वाजिद अली खां के समय ही, वाजिद अली शाह के समय ही, जब अंग्रेजों ने अवध पर डलहौजी के हड़प नीति, क्या हड़प नीति लागू नहीं कर सके, तो अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे भी अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विलय कर लिया, ठीक। अवध को अंग्रेजों ने बफर स्टेट बनाया, जिससे कलकत्ते, क्योंकि वो लोग जानते थे अवध को बफर स्टेट इसलिए बनाया कि मराठा और अफगानों से बंगाल की रक्षा किया जा सके, ठीक। और हम आपको बता दें, हिस्ट्री का जो अगला क्लास होगा या अगला जो होगा वह मैसूर का होगा, ठीक। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में अगला जो चैप्टर होगा मैसूर को कल मैं आपको
या नेक्स्ट क्लास में मैसूर पढ़ाऊंगा और मैसूर के बारे में बताऊंगा। ओके, और आज के लिए इतना ही है।